हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है कि एस आर कांतवा जी के बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं, बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो आज हम एस आर कांतवा के एग्रोनॉमी वाले पोर्शंस को लेकर के आया हूँ और एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस आर कांतवा की बुक एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि एस आर कांतवा की बुक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए जो है कि एस आर कांतवा जी की ही बुक को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और ये हमारा एग्रोनॉमी सीरीज है। इसके पहले हमने सॉइल साइंस सीरीज के 3 वीडियो बना दिए हैं, आप लोग चाहें तो चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया किस क्रॉप का है, तो वो है आपका व्हीट क्रॉप। गेहूं का जो है कि हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया है वर्ल्ड में। राइस इज ओरिजिनेटेड इन, तो राइस जो है कि इंडो एंड बर्मा में ओरिजिनेट हुआ है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट, इंडिया का जो है कि एरिया राइस कल्टिवेशन में हाईएस्ट है, कितना है, तो 45 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 45 मिलियन हेक्टेयर जो है कि लार्जेस्ट एरिया है राइस कल्टिवेशन में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन, तो राइस की प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है। द जीनस ओराइजा इंक्लूड, ओराइजा में जो है कि 24 स्पेसीज है। ठीक है, उसके बाद द वेराइटीज विच बिलोंग टू स्पेसीज ओराइजा ग्लेबेरिमा आर फाउंड इन, वेराइटी है जो कि ओराइजा ग्लेबेरिमा के नाम से जानी जाती है, वो कहाँ पे पाई जाती है, वो जो है कि अफ्रीका में पाई जाती है। ओराइजा ग्लेबेरिमा अफ्रीका में। द राइस वेराइटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू, जो राइस वेराइटी इंडिया में ग्रो होती है उसको जो है कि इंडिका बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा इंडिका। ठीक है, और राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया, राइस वेराइटी ग्रोन इन इंडोनेशिया आर कॉल्ड ओराइजा सटाइवा जवानिका, ओराइजा सटाइवा जवानिका, दैट इज कॉल्ड इंडोनेशिया, इंडोनेशियन राइस। नॉन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ राइस कल्टिवेशन इंक्लूड्स, नॉन ट्रेडिशनल एरिया राइस कल्टिवेशन का कौन सा है, पंजाब और हरियाणा है। यहाँ पे राइस ट्रेडिशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, राइस के फ्लावर को क्या बोलते हैं, तो राइस के फ्लावर को पैनिकिल कहा जाता है। द डिहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज, डिहल्ड राइस ग्रेन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ब्राउन राइस बोलते हैं। राइस क्रॉप नीड, राइस क्रॉप को कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो राइस क्रॉप को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है। फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड बी लाइज बिटवीन, राइस के राइपनिंग के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है कि राइस के राइपनिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। फोटो पेरियोडिकली राइस इज अ टाइप ऑफ, फोटो पेरियोडिकली जो है कि राइस किस तरीके का पौधा है, तो राइस दोस्तों जो है कि शॉर्ट डे पौधा है। जितने भी खरीफ के पौधे होते हैं, खरीफ प्लांट होते हैं, वो सब शॉर्ट डे में आते हैं जनरली। द सोइंग टाइम ऑफ अस राइस इज, अस अमन बोरो 3 तरीके के राइस सोइंग होता है। तो जो अस राइस की सोइंग टाइम होती है वो मई जून होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात कर देंगे द सोइंग टाइम ऑफ बोरो और डलुआ राइस, तो बोरो या डलुआ राइस का जो सोइंग टाइम है वो नवंबर दिसंबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज, जो ऑप्टिमम पीएच होता है सॉइल का राइस कल्टीवेशन के लिए वो 4 से 6 पीएच वेरी करता है। द IR8 वेराइटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, IR8 वेराइटी की राइस जो है कि इंडिया में फिलीपींस से इंट्रोड्यूस की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज अ ड्वार्फ म्यूटेंट, इसमें से ड्वार्फ म्यूटेंट वेराइटी कौन है, तो उसका नाम है जगन्नाथ। द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रेस्पेक्टिवली शुड बी, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में 100 किलोग्राम और ड्रिलिंग मेथड में 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी रेजिंग,
1 हेक्टेयर एरिया ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितना नर्सरी एरिया चाहिए? तो 1000 मीटर स्क्वायर एरिया की नर्सरी जो है सफिशियंट होती है 1 हेक्टेयर लैंड के राइस सोइंग के लिए। डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम इन इंडिया फ्रॉम, ठीक है। तो डेपोग मेथड राइस की कहाँ से आई है? तो ये आई है दोस्तों फिलीपींस से, ठीक है। इन वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस, seedling would be ready for transplanting at an age of 20 to 25 days। वेट बेड मेथड में सीडलिंग कितने दिन में रेडी होता है? 20 से 25 दिन में। इन राइस डेपोग मेथड सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन, तो डेपोग मेथड में सीडलिंग कितने दिन में रेडी होता है? तो 11 से लेकर के 14 दिन। ऑप्शन ए। प्रोपानिल स्टाम्प F34 herbicide should be applied in rice after transplanting, ठीक है। प्रोपानिल या स्टाम्प F34 हर्बिसाइड को जो है कितने दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के राइस में अप्लाई करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 6 से 8 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग पे प्रोपानिल या स्टेम F34 को अप्लाई कर देना चाहिए ताकि घास की समस्या खत्म हो जाए। द कृषक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन, कृषक फेज को ही BLV फेज बोलते हैं। तो कृषक राइस में 35 दिन के बाद आता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से लीफ पे ब्लाइट हो जाते हैं और ये फेज जो है कि 30 से 35 दिन पे होता है, अर्ली स्टेज पे होता है। तो कृषक फेज को ऑलरेडी BLV भी कहा जाता है, तो BLV इसका सही जवाब हो जाएगा। टंगरू वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाई, टंगरू वायरस जो राइस का है ट्रांसमिट किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डेड हार्ट एंड वाइड हेड डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाई, डेड हेड एंड वाइड हेड डैमेज जो होता है राइस में वो स्टेम बोरर की वजह से होता है। स्टेम बोरर स्टेम को छेद कर देता है जिसकी वजह से राइस का जो ऊपरी पोर्शन होता है वो जो है कि डेड हर्ट कर जाता है या फिर व्हाइट कलर का हेड बन जाते हैं, वो व्हाइट कलर में डेवलप हो जाता है, ठीक है। सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टीलर्स इज कॉज्ड बाई, कभी कभी सिल्वर की तरीके से सूट्स राइस के डेवलप हो जाते हैं या फिर ओनियन की पत्तियों की तरह राइस की पत्तियां गोल गोल टाइप दिखाई पड़ने लगती हैं, वो जो है कि गाल मिज के द्वारा होता है। गाल मिज एक इंसेक्ट है उसके द्वारा होता है। ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाई, ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज जो राइस का है वायरस है इसको ट्रांसमिट करता है ब्राउन प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा ये जो है कि वायरस ट्रांसमिट होती है। गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग मिल्किंग स्टेज, जो गंधी बग इंसेक्ट लगती है जो गंध स्मेल करती है इंसेक्ट, आपने भी अनुभव किया होगा, गंधी बग स्मेलिंग इंसेक्ट है, तो ये मिल्किंग स्टेज पे लगती है दोस्तों। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? तो 21 ग्राम होता है दोस्तों बासमती राइस का वेट ऑफ 100 ग्रेन्स दैट इज 21 ग्राम। ओराइबस टाइवा इज अ डिप्लॉयड स्पेसीज हैविंग डैश क्रोमोजोम, ओराइबस टाइवा जो है कि एक डिप्लॉयड स्पेसीज है जिसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 24 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस इज, वो जीन जो ड्वार्फिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है DGU जेन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ, गोल्डन राइस जो है कि विटामिन ए का रिच सोर्स है। आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाई, सुपर राइस का आइडिया दिया था GS खुद साहब ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फ्रॉम, इंडियन गवर्नमेंट जो है कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देना शुरू किया था 1 नवंबर 1977 से, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज, कॉमन ब्रेड व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग्स टू, इंडियन ड्वार्फ व्हीट को ट्रिटिकम स्फेरोकोकम भी कहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच, उस पेयर को सेलेक्ट करना है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो एमर व्हीट को ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं, सही बात है। मैक्रोनी ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, सही है। मैक्सिकन व्हीट को ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, लेकिन इंडियन ड्वार्फ व्हीट को ट्रिटिकम वुल्गेयर नहीं बोलते हैं, इसको ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोलते हैं। तो यही जो है कि आपका गलत मैच है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन, व्हीट कहाँ ओरिजिनेटेड है? तो सेंट्रल एशिया, यहाँ पे
के टर्की नामक स्थान पे वीट ओरिजिनेट हुआ है। कॉमन ब्रेड वीट 2n=42 क्या है? तो कॉमन ब्रेड वीट जो है कि हेक्साप्लाइड है। ठीक है। ड्वार्फ वीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस इन, ड्वार्फ वीट मैक्सिकन जो है कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो एनी बोरलॉग साहब के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। मैक्सिकन वीट एनी बोरलॉग के द्वारा जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था। मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज इन, मैक्सिमम एरिया वीट का कहाँ पे है? तो इंडिया में है दोस्तों। और विच कंट्री रैंक्स सेकेंड इन वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक में कौन कंट्री है? तो वो है इंडिया, अपना भारत देश। फर्स्ट, द फर्स्ट wheat variety having short plant height, logging resistance and higher grain yield was, ठीक है। पहली वीट की वैरायटी जिसमें शॉर्ट हाइट छोटी हो गई थी, लॉगिंग के प्रति रेसिस्टेंस हो गया था और ग्रेन यील्ड बढ़ गया था, वो कौन था? तो वो था नॉरिन10। इसमें तो है कि दो जीन रिस्पॉन्सिबल थे, RST1 और RST2। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट इज, ठीक है। तो प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज, व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? तो व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को ईयर बोलते हैं। द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज, व्हीट का नॉर्मल सीड रेट 100 किलोग्राम। व्हीट क्रॉप एल्डिंग 50 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर, रिमूव नाइट्रोजन फास्फोरस एंड K2O kg प्रति हेक्टेयर। वीट की ऐसी क्रॉप जो 50 क्विंटल उपज देती है, तो कितना एनपीके जो है कि सॉइल से रिमूव करती है? तो 100 से 150 किलो नाइट्रोजन, 70 से 80 किलो P2O5 और 125 से 150 किलो K2O जो है कि सॉइल से रिमूव होता है अगर 50 क्विंटल ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है तो। ठीक है। द रिकमेंडेड डोज ऑफ एनपीके प्रति हेक्टेयर फॉर वीट क्रॉप इज, जो वीट क्रॉप के लिए रिकमेंडेड डोज है वो कितना है? 120, 40 और 60 है। यहाँ पे 120 और 40 दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है। पोटेशियम नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम कंटेन ऑफ डीएपी, डीएपी में एनपीके कितना पाया जाता है? तो डीएपी में दोस्तों 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है केवल, और बाकी K2O नहीं होता है। तो 18-46 यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, ठीक है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स का यूज करेंगे, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ट्रिटिकेल, अब अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल इज ए क्रॉस बिटवीन, ट्रिटिकेल किसका किसका क्रॉस है? तो ट्रिटिकेल व्हीट और राई का क्रॉस है। फर्स्ट मैनमेड ग्रेन क्रॉप है, ये सीरियल क्रॉप है। ट्रिटिकेल व्हीट और राई का क्रॉस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फैलेरिस माइनर बिलोंग्स टू द फैमिली, फैलेरिस माइनर को गेहूं का मामा बोलते हैं और एक ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस कैन बी रिड्यूस बाय प्लेसिंग नाइट्रोजन अमोनियम फर्टिलाइजर इन रिड्यूस जोन, नाइट्रोजन लॉस को रोका जा सकता है अगर अमोनिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस जोन में डाला जाए, तो रिड्यूस जोन यानी वाटर लॉगिंग कंडीशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन मोर सक्सेसफुल इन, ग्रीन रेवोल्यूशन किन क्रॉप के ऊपर सक्सेसफुल हुआ था? तो वो क्रॉप है व्हीट और राइस। रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज इंश्योर्ड इन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन का दिखा था वो 2011-12 में दिखा था। ठीक है। अकियोची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज बाई, राइस में जो अकियोची डिजीज होता है वो किसकी टॉक्सिसिटी से होता है? तो दोस्तों उसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। At pH 4, the predominant ionic form of phosphorus present is, pH 4 पे predominant ionic form of phosphorus जो है कि H2PO4 माइनस के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी कि 4 pH पे इस फॉर्म में फास्फोरस जो है कि प्रेजेंट हो जाता है, मिल जाता है पौधे को। फर्स्ट इरिगेशन टू द व्हीट क्रॉप शुड बी गिवन एट, व्हीट क्रॉप में अगर पहला इरिगेशन देना है तो कब देना होता है? CRI स्टेज पे, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं।
फेदरिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग, अगर फेदरिस माइनर को कंट्रोल करना है वीट में तो हम लोग आइसोप्रोट्यूरान देते हैं। आइसोप्रोट्यूरान जो है कि एक हर्बिसाइड, आइसोप्रोट्यूरान देने से फेदरिस माइनर को कंट्रोल किया जा सकता है। टेस्ट वेट ऑफ फेदरिस माइनर इज, फेदरिस माइनर का जो टेस्ट वेट होता है दोस्तों वो 2 ग्राम होता है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट DWR, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है तो करनाल में लोकेटेड है। द साइंटिफिक नेम ऑफ नोवेल केन इज, नोवेल केन का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों तो सैकरम ऑफिसिनरम नोवेल केन का साइंटिफिक नेम है। सैकरम ऑफिसिनरम इज अ नेटिव ऑफ, सैकरम ऑफिसिनरम कहाँ का नेटिव है तो सैकरम ऑफिसिनरम न्यूजेनिया में इसकी उत्पत्ति हुई। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन, किस स्टेट में शुगर केन की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है तो वो स्टेट का नाम है दोस्तों तमिलनाडु। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एक्रिएज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन कंट्री, ठीक है, किस स्टेट में शुगर केन का एरिया भी ज्यादा है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है तो वो है उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट एरिया और हाईएस्ट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में शुगर केन का। विच आर द फॉलोइंग रूट्स आर ऑफ परमानेंट टाइप ऑफ शुगर केन सेट्स, शुगर केन सेट्स में परमानेंट टाइप के रूट कौन होते हैं तो सूट रूट जो होते हैं परमानेंट टाइप के रूट होते हैं। सूट रूट यानी कि जो स्टेम के ऊपर रूट होता है वो परमानेंट रूट होता है, ठीक है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज, शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों एरो बोलते हैं। द बेस्ट सुटेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन लाइज बिटवीन, शुगर केन के लिए बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर कितना होता है 26 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस। AICRP on sugarcane was started in, All India Coordinated Research Project on Sugarcane was started in 1970-71 में स्टार्ट हुआ था। अर्धसाली शुगर केन इज प्लांटेड इन, अर्धसाली यानी आधे साल वाली शुगर केन जुलाई अगस्त में प्लांट की जाती है। द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सेलेक्टेड फॉर सीड पर्पजेस बिकॉज बड टिश्यू आर रिच इन, ठीक है, शुगर केन का जो टॉप पोर्शन होता है उसको सीड पर्पज के लिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि टॉप पोर्शन में ग्लूकोज ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन, कौन सा एलिमेंट है जो शुगर ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है तो उसका नाम है पोटेशियम, ठीक है। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, इसमें से कौन सा ग्रोथ स्टेज है जो शुगर केन के लिए इरिगेशन के लिए क्रिटिकल माना जाता है तो वो आपका फॉर्मेटिव स्टेज है दोस्तों, क्रिटिकल माना जाता है शुगर केन में इरिगेशन के लिए। मोस्ट क्रिटिकल वीट कंपटीशन पीरियड अप टू डैश मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्ट इन शुगर केन, तो शुगर केन में मोस्ट क्रिटिकल वीट कंपटीशन पीरियड कितना होता है 4 महीने तक होता है, 4 महीने तक शुगर केन में वीड नहीं होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज फॉर वीट कंट्रोल इन शुगर केन, जो मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड है वीट कंट्रोल के लिए वो सारे हर्बिसाइड हैं, सीमाजीन, एलाक्लोर, एट्राजीन, ऑल ऑफ दीज। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन इज, शुगर केन का मोस्ट सीरियस डिजीज कौन सा है रेड रॉट। हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन, 1 हेक्टेयर में कितने सेट्स की जरूरत पड़ती है तो 35,000 से लेकर के 40,000। ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज यूज्ड इन, तो ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन जो है कि कहाँ पे यूज होता है तो कोस्टल एरिया में यूज किया जाता है दोस्तों, क्योंकि कोस्टल एरिया में ट्रेंच पे अगर शुगर केन लगाएंगे तो शुगर केन गिरेगा नहीं, शुगर केन को अच्छे से हम बांध सकते हैं। विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूसेस, अगर नाइट्रोजन कंटेंट शुगर केन में बढ़ेगा, शुगर केन में आप नाइट्रोजन ज्यादा देंगे तो शुगर कंटेंट जूस में कम हो जाएगा, ठीक है। एप्रिकैनिया मेलानोल्यूका इज ए पैरासिटाइड इफेक्टिव अगेंस्ट, ये पैरासिटाइड है और किसके प्रति इफेक्टिव है तो शुगर केन पायरिला, शुगर केन पायरिला का जो है कि ये पैरासाइट है इफ्रिकैनिया मेलानोल्यूका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेसिस्टेंस is present in a crop variety showing high degree of resistance to a pathogen but becoming susceptible to its after large scale cultivation for 4 to 5 year or so। कह रहा है कि इसमें से कौन सा
टाइप का रेसिस्टेंस है जो कि क्रॉप वैरायटी में हाई डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस शो करता है, तो उसका नाम है दोस्तों वर्टिकल रेसिस्टेंस। हाई डिग्री का रेसिस्टेंस शो करने का काम वर्टिकल रेसिस्टेंस करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स इज मोस्ट कोर्स, इसमें से कौन सा फूड ग्रेन ज्यादा कोर्स है, ज्यादा मोटा अनाज है, इसमें सबसे ज्यादा मोटा अनाज, तो वो है पास्पालम स्कोरोबाइकुलेटम। पास्पालम स्कोरोबाइकुलेटम। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप्स एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा नहीं करेक्टली मैच है, तो बाजरा ईयर हेड पे, कॉटन प्री फ्लावरिंग स्टेज, व्हीट सीयराइज स्टेज, लेकिन ग्राउंडनट पॉड डेवलपमेंट स्टेज, ये करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, जो फ्लैग लीफ होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है फोटोसिंथेसिस में, तो वो 52% होता है, लगभग 52% फोटोसिंथेट्स को वो बनाती हैं फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ यानी जो ऐसी इस तरह से लटकी हुई होती हैं किसी भी क्रॉप में, उनको फ्लैग लीफ बोलते हैं, जो झंडे की तरह दिखाई पड़ती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सेस मॉइस्चर एंड ड्रॉट, कौन सा क्रॉप ऐसा है जो एक्सेस मॉइस्चर और ड्रॉट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसका नाम है मेज। ड्रॉट या फिर ज्यादा मॉइस्चर से सेंसिटिव होता है मेज, ठीक है। अट्राजीन यूज्ड एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, अट्राजीन का यूज जो है कि एक एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में किया जाता है, जो कि स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वीड एंड क्रॉप्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा जो है कि पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, तो स्ट्राइगा, स्ट्राइगा सोरघम में लगता है दोस्तों, ठीक है, CLOS, स्ट्राइगा सोरघम में। कसकुटा जो है कि स्टेम पैरासाइट है लुसर्न में। ट्राइफा सुगर कैन में लगता है, और ओरोबैंकी टोबैको में लगता है। ओरोबैंकी टोटल रूट पैरासाइट है, ये टोबैको में लगता है। ट्राइफा सुगर कैन में नहीं लगता है, यही आपका इनकरेक्टली मैच है, इसलिए ऑप्शन ये सही है। Atrazine effectively control grasses in maize field without causing harm to the crop plant, as degradation to the chemical in maize plant occurs due to the presence of, ठीक है। अट्राजीन जो है कि इफेक्टिवली कंट्रोल कर देती है मेज क्रॉप में ग्रासेस को, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है कि CHSH एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। CHSH एंजाइम की वजह से अट्राजीन इफेक्टिवली ग्रास को कंट्रोल कर ले जाती है मेज प्लांट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइको हर्बिसाइड, इसमें से कौन सा माइको हर्बिसाइड है, तो उसका नाम है कोलीगो, उसका नाम है कोलीगो, ठीक है, ये माइको हर्बिसाइड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसमें से कौन सा क्रॉप रोटेशन जो है कि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बेस्ट होगा, तो सोयाबीन लगा दीजिए, सोयाबीन के बाद व्हीट, फिर ग्रीन ग्राम लगा दीजिए, तो ये दोनों लेगुमिनस के अंदर जो है कि ग्रेन सीरियल क्रॉप हो गया, तो ये जो है कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए बेस्ट हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोल क्रॉप सोन इन द सेम प्रोपोर्शन इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये डेफिनेशन है जिसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है, तो इंटरक्रॉप का प्रोडक्टिविटी जो है कि पर यूनिट एरिया में और सोल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी सेम प्रोपोर्शन में क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इंटरक्रॉप की प्रोडक्टिविटी और मेन क्रॉप की सोल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी सेम प्रोपोर्शन ऑफ लैंड में सेम यूनिट एरिया में क्या कहलाएगा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। Which one of the following fertilizer schedule is recommended to optimize the productivity in intercropping system, ठीक है, तो इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर शेड्यूल जो है कि रिकमेंड किया जाता है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि फुल रिकमेंडेड डोज देते हैं केवल हम लोग मेन क्रॉप का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेसिस्ट एप्रिसिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बफरिंग कैपेसिटी।
वो कैपेसिटी जो सॉइल पीएच को चेंज होने से रोकती है, बफरिंग कैपेसिटी कहलाती है। मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल मेक्स यूज ऑफ, मैकेनिकल एनालिसिस पे जो लॉ दिया था वो दिया था स्टोक्स ने, तो यहाँ पे जो है कि स्टोक्स लॉ सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग जियोमेट्री इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सम ह्यूमिड इकोसिस्टम। ठीक है, तो कौन सा क्रॉपिंग जियोमेट्री रिकमेंड किया जाता है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में और इंटरक्रॉपिंग में सेमी एरिड और सम एरिड इकोसिस्टम में, तो उसका नाम है स्किप रोप प्लांटिंग। ठीक है, ह्यूमिक एसिड इज अ फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस विच इज, ह्यूमिक एसिड एक ह्यूमस का फ्रैक्शन है जो कि अल्कली में सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है एसिड में। ठीक है, सॉल्युबल इन अल्कली एंड इनसॉल्युबल इन एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या है, ह्यूमस का फ्रैक्शन है। इसकी विशेषता क्या है कि अल्कली सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, चलिए आज का 100 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम्स बाय अनदर एटम्स ऑफ सिमिलर साइज इज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉइल क्ले विदाउट डिस्टर्बिंग द चेंजिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए एक एटम्स का दूसरे एटम से सब्स्टिट्यूट कर जाना क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशंस। आइसो मतलब एक समान, मार्फस मतलब मार्फोलॉजी, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट कर जाना। एक समान मार्फोलॉजी वाले दो एटम्स आपस में एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशंस।